दोस्तों, आज आप एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर राज को खोलने की ताकत इंसान के हाथों में है। एक छोटी सी पसीने की बूंद से लेकर एक फिंगरप्रिंट तक, एक पुराने क्राइम को सुलझाने के लिए ये सब आज के जमाने में काफी है। अमेरिका जैसे देश 50 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ कर उनका जवाब ढूंढ रहे हैं। डीएनए का हथियार, फॉरेंसिक साइंस का चमत्कार और टेक्नोलॉजी की ताकत, ये सब मिलकर हर मुश्किल का हल निकाल रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या हो जब एक कातिल ऐसा हो जो न सिर्फ अपने सारे सबूत छोड़ जाए बल्कि पुलिस को खुला चैलेंज दे और कहे कि ये लो मेरे निशान, मुझे पकड़ के दिखाओ। और फिर भी 25 साल गुजर जाने के बाद वो कातिल आजाद घूम रहा हो। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने 4 लोगों का खून किया और तो और अपने फिंगरप्रिंट्स, अपना खून, अपने कपड़े, सब कुछ क्राइम सीन पर छोड़ गया। लेकिन फिर भी वह पुलिस के हाथों नहीं लगा। ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई है। तो चलिए इस राज भरे सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहां ले जाती है और क्या पुलिस इस कातिल को सच में पकड़ सकी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जापान की राजधानी टोक्यो से थोड़ी दूर एक शांत और खामोश इलाके से जिसका नाम है सेतागाया। यहाँ एक छोटा सा घर था और इस घर में रहता था मियाजावा परिवार। इस परिवार के मुखिया थे मिकियो मियाजावा, एक 44 साल का शख्स जो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। उनकी 41 साल की पत्नी यसुको और उनके 2 बच्चे, एक 6 साल की बेटी नीना और 4 साल का बेटा रेई। ये 4 लोग अपनी जिंदगी बड़े सुकून और सादगी से जी रहे थे। ये घर कोई शाही महल नहीं था, न ही ये परिवार किसी फिल्मी सितारों की तरह जीता था। मिकियो की नौकरी से उनकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी और ये परिवार अपने आसपास में एक शरीफ, सुलझा हुआ और खामोश जिंदगी जीने वाला परिवार माना जाता था। न किसी से दुश्मनी, न किसी से झगड़ा, न कोई पैसों का लफड़ा, न प्रॉपर्टी का विवाद। बस एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली जो अपने हिस्से का सुकून ढूंढ रही थी। सेतागाया का ये इलाका भी कुछ ऐसा ही था, शांति भरा, जहाँ लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ जीते थे। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन तक नहीं चला। बात है 31 दिसंबर सन 2000 की सुबह की। सारी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी। लोग फायरवर्क्स की तैयारी कर रहे थे, पार्टीज प्लान हो रही थी और हर कोई एक नई शुरुआत के ख्वाब देख रहा था। लेकिन वही सेतागाया के इस छोटे से घर में उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ इस परिवार की जिंदगी को खत्म कर गया बल्कि जापान के इतिहास में एक ऐसा चैप्टर जोड़ गया जो आज तक बंद नहीं हुआ। सुबह के 10-11 बज चुके थे लेकिन मियाजावा परिवार ने अपने किसी रिश्तेदार को फोन नहीं किया। ये अजीब बात थी क्योंकि उस दिन काफी सारी गैदरिंग्स और मिलने जुलने के प्लान हो रहे थे। यसको की माँ, जो अपनी बेटी से बात करने के लिए बेचैन थी, बार बार फोन मिलाती रही लेकिन घर से कोई जवाब नहीं आया। ये बात दिल में एक अजीब सा संकट पैदा कर रही थी। छुट्टी का दिन था, घर में सब होने चाहिए थे लेकिन खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थी। आखिरकार जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो यास्को की माँ खुद उनके घर पहुंच गई। जब वो घर के दरवाजे तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। ये पहला संकेत था कि कुछ गलत है। उनका दिल धड़कने लगा और वो धीरे से अंदर चली गई। घर के अंदर का नजारा कुछ ऐसा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। जैसे ही वो पहले कमरे में पहुंची, उनकी चीख निकल पड़ी। वहां मिकियो की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ, और उसके शरीर पर हथियार के गहरे निशान थे। ये देख वो दूसरे कमरे की तरफ भागी और वहां यास्को और नीना की लाशें थीं। दोनों के शरीर खून से सने हुए थे। तीसरे कमरे में छोटे से री की छोटी सी लाश थी, एक 4 साल का बच्चा जो शायद समझ भी न पाया होगा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। घर के हर कोने में खून था, दीवारों पर खून के छींटे, फर्श पर धब्बे, हर जगह मौत की कहानी लिखी हुई थी। यसुको की माँ का दिल टूट गया। वो रोती हुई, चीखती हुई बाहर भागी। उसने रोते हुए पड़ोसियों को बुलाया और फिर पुलिस को खबर दी गई। पुलिस जब आई तो उनके सामने एक ऐसा क्राइम सीन था जो हर अफसर के लिए एक खुला चैलेंज बन गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम्स ने हर चीज को छानना शुरू किया। फिंगरप्रिंट्स उठाए गए, खून के धब्बे कलेक्ट किए गए, हर कोने की जांच की गई। घर के अंदर का हर हिस्सा एक एक करके देखा गया कि क्या छुपा है, क्या बाकी है, क्या निशान मिल सकता है। लेकिन यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जो इस केस को और भी उलझाने वाला था। पुलिस को घर में कुछ ऐसी चीजें मिली जो मियाजावा परिवार की नहीं थी। एक स्वेटर, एक टोपी और एक फैनी पैक। ये कपड़े घर के किसी सदस्य के नहीं थे। रिश्तेदारों से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि ये कपड़े उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। जब इन कपड़ों की छानबीन की गई तो पता चला कि स्वेटर कोरिया देश में बना हुआ था। पुलिस ने और गहराई से जांच की और मालूम हुआ कि जापान में ऐसा स्वेटर बहुत ही कम लोग पहनते हैं। ये एक अजीब सी बात थी क्योंकि अगर ये कपड़े परिवार के नहीं थे तो ये आए कहां से। फिर पुलिस ने घर का फ्रिज खोला, उसमें से आइसक्रीम का एक डब्बा निकाला गया था।
था और उस डब्बे पर भी एक अनजान शख्स के फिंगरप्रिंट्स मिले। घर में एक कंप्यूटर था और उस पर भी निशान मिले। शायद किसी ने टिकट बुक करने की कोशिश की थी, लेकिन बुकिंग पूरी नहीं हुई थी। ये निशान घर वालों के नहीं थे, मतलब ये तो कंफर्म था कि कोई और वहां मौजूद था। हर कमरे में हर चीज पर एक अनजान शख्स के निशान, और ये सब इतनी तसल्ली से किया गया था कि जैसे कातिल को कोई जल्दी नहीं थी। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये शख्स घर में काफी वक्त तक रुका था। उसने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि घर में आराम से वक्त बिताया, जैसे आइसक्रीम खाई, कंप्यूटर चलाया और अपने कपड़े उतारकर एक कोने में भी रखे। ये कपड़े साफ नहीं थे, मतलब वो पहले से पहने हुए थे, शायद उसी दिन या उस रात को। और सोचने वाली बात यह भी है कि घर की दीवारों पर खून के छींटे थे और उनमें से एक हिस्सा खून से सना ऐसा था जो न घर वालों का था न किसी जाने पहचाने शख्स का। फोरेंसिक टीम्स ने इस खून का सैंपल लिया और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये खून एक अनजान शख्स का था, शायद कातिल का। पुलिस ने सोचा कि शायद कत्ल करते वक्त कातिल को भी चोट लगी थी और उसका खून वहां गिर गया था। अब ये सारे सबूत पुलिस के पास थे, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, खून, कपड़े, जूतों के निशान। आज के जमाने में इतने सबूत किसी भी केस को सुलझाने के लिए काफी होते हैं, लेकिन यहाँ बात अलग थी। आखिर सवाल ये था कि कातिल कौन था। पुलिस ने पूरा डेटा छान मारा, हजारों लोगों के डीएनए सैंपल्स मैच कराए गए, लेकिन कोई भी निशान किसी से मैच नहीं किया। स्वेटर जो कोरिया का था, उसकी लीड पर पुलिस एक शॉप तक पहुंची जहां से ये स्वेटर बिका था। तो शॉपकीपर ने बताया कि ये स्वेटर सिर्फ 2-2.5 दर्जन ही बिका था, लेकिन किसने खरीदा ये कोई नहीं जानता था। ये एक छोटा सा क्लू था, लेकिन इससे आगे पुलिस को कोई रास्ता नहीं मिला। डीएनए सैंपल जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये किसी एशियन या यूरोपियन ओरिजिन के शख्स का हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा था, कोई पक्का सबूत नहीं। पुलिस ने टोक्यो के आसपास के कोरियन लोगों की हर मूवमेंट चेक की। जिन पर थोड़ा भी शक था उनकी पूरी कुंडली खंगाली गई, उनकी लोकेशन, उनका पास्ट, उनकी हर एक छोटी बड़ी हरकत खंगाली गई, लेकिन कोई भी उस रात सेतागाया के उस इलाके में नहीं था। हर लीड एक डेड एंड पर खत्म हो रही थी। अब ये सवाल था कि कातिल ने ये सब क्यों किया, क्या वजह थी। ये कोई लूटपाट का मामला नहीं था, क्योंकि घर से एक चीज की भी चोरी नहीं हुई थी। घर में कैश था, कीमती सामान था जैसे ज्वेलरी या इलेक्ट्रॉनिक चीजें, लेकिन सब सामान अपने जगह पर रखा हुआ था। कातिल ने न कुछ उल्टा पुल्टा किया न कुछ उठाया। अब पुलिस ने दुश्मनी का एंगल देखा। मिकियो के ऑफिस में कॉलीग से पूछा गया क्या कोई राइवलरी थी, कोई कंपटीशन, कोई पुराना झगड़ा, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिला। फिर अफेयर का शक किया गया, शायद मिकियो या यास्को का कोई छुपा राज हो, लेकिन ये भी गलत निकला। यास्को के बैकग्राउंड में झांका गया, उसके दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी से बात की गई, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब आया कि ये परिवार बिल्कुल साफ था। बच्चे तो 4 और 6 साल के ही थे, उनकी भला क्या दुश्मनी हो सकती थी। पड़ोसियों से भी पूछा गया, लेकिन सबने कहा कि ये परिवार बहुत अच्छा था, सबसे मिलजुल कर रहते थे, न कोई धोखा न कोई रंजिश, कुछ भी नहीं। पुलिस के हाथों अब तक कुछ नहीं लगा था। इन्वेस्टिगेशन जारी थी, लेकिन हर रास्ता एक बंद गली में खत्म हो रहा था। फिर एक नई थ्योरी आई, शायद ये किसी साइको किलर का काम हो। सोचिए जरा, एक शख्स घर में घुसता है, 4 लोगों को बेरहमी से मार देता है, फिर आराम से फ्रिज खोलकर आइसक्रीम खाता है, कंप्यूटर पर टिकट बुक करने की कोशिश करता है, अपने कपड़े उतारकर एक कोने में रखता है, अपने डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, खून सब छोड़ता जाता है और जाने से पहले जैसे कहता हो कि मुझे पकड़ के दिखाओ। ये काम कोई साधारण कातिल का नहीं हो सकता। ये किसी ऐसे शख्स का काम था जो पुलिस को चैलेंज देना चाहता था, जो शायद ये दिखाना चाहता था कि वो कानून से ऊपर है। पुलिस ने जापान के पुराने साइको किलर्स के रिकॉर्ड्स खंगाले, जेलों में बंद ऐसे लोगों से बात की, उनके दोस्तों या जानकारों से पूछा गया क्या उनमें से कोई ऐसा था जो ऐसी हरकत कर सकता हो, लेकिन वहां से भी कोई रास्ता नहीं मिला। ये केस पिछले 25 साल से चल रहा है। 31 दिसंबर सन 2000 की उस सुबह से लेकर आज तक इस केस पर 2,80,000 पुलिस वालों ने काम किया। छोटे बड़े अफसर, अलग अलग टीम्स, हजारों घंटे और लाखों रुपए खर्च हुए। हर साल 31 दिसंबर को जापान की मीडिया इस केस को याद करती है। 5 साल हुए, 10 साल हुए, 15 साल हुए, 20 साल हुए और अब 25 साल बीत गए, लेकिन कातिल का आज तक कोई सुराग तक नहीं मिला। आखिर कौन था वो? जापानीज था, कोरियन था या किसी और देश का था? उसने ये क्यों किया? दुश्मनी थी, पागलपन था या कुछ और? आज तक एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। मियाजावा परिवार के दूर के रिश्तेदार आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद एक दिन उन्हें इंसाफ मिले। पुलिस ने इनाम का ऐलान किया, लोगों से मदद मांगी, हर तरह की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। ये केस जापान के इतिहास की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बनकर रह गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सबूत होने के बाद भी ये कातिल कैसे बचा? क्या वो इतना चालाक था या पुलिस की कोई कमी रह गई? उस वक्त टेक्नोलॉजी आज जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी डीएनए और फिंगरप्रिंट्स जैसे टूल्स मौजूद थे। तो क्या वजह थी कि ये राज नहीं खुला? क्या कातिल ने जानबूझकर ये सबूत छोड़े थे ताकि वो एक बड़ा खेल खेल सके, या फिर वो सिर्फ एक पागलपन का शिकार था जो बिना वजह कत्ल करता है? पुलिस ने हर एंगल से देखा, दुश्मनी, लूटपाट, साइको किलर, लेकिन हर थियरी के साथ एक नई पहेली सामने आती
आती रही। घर के बाहर भी कुछ क्लूज ढूंढे गए। पड़ोस में कोई अजीब शख्स दिखा था क्या, कोई गैर मुल्की आया था क्या, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज नहीं थे क्योंकि सन 2000 में आज जैसी सर्वेलेंस नहीं थी। पड़ोसियों ने भी कोई अजीब हरकत नहीं देखी थी। 30 दिसंबर की रात सब कुछ नॉर्मल था और सुबह तक ये हादसा हो चुका था। 25 साल में पुलिस ने कितनी टीम्स बनाई, कितने अफसरों ने दिन रात एक किए, कितना पैसा खर्च हुआ, लेकिन नतीजा वही। क्या उसका मकसद सिर्फ कत्ल करना था या इसके पीछे कोई बड़ा राज था? अगर वो कातिल उस वक्त 20-25 साल का था तो आज 50 के आसपास होगा। अगर 40 का था तो 65 साल का, और अगर 50 से ज्यादा का था तो शायद अब जिंदा भी ना हो। लेकिन अगर वो जिंदा है तो क्या वो अब भी ये सोचता है कि उसने पुलिस को हरा दिया? ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये एक सवाल है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हर चीज पॉसिबल है, एक कातिल कैसे इतने सालों तक छुपा रहा? क्या ये पुलिस की नाकामी थी या कातिल की चालाकी? क्या ये केस कभी सुलझेगा या जापान के इतिहास में एक खुला राज बनकर रह जाएगा? अगर आपके पास कोई थियरी है, कोई अंदाजा है, तो हमें जरूर बताएं। ये कहानी हमने आपके सामने रख दी है, अब आप सोचिए क्या जवाब हो सकता है। और अगर ये राज खुलता है तो हम आपको उसकी सच्चाई जरूर सुनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।